हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर स्पेस। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि जावा में इनम्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले में जावा में रिकर्सन का टॉपिक क्या होता है और रिकर्सन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर हम जानेंगे जावा रिकर्सन होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्या एप्लीकेशन है और इसको यूज करने से हमारे प्रोग्राम में हमारा कोड किस तरीके से हमारे लिए वैल्यूएबल बनता है। तो चलिए जानते हैं जावा रिकर्सन के बारे में। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जावा रिकर्सन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ जावा रिकर्सन। व्हाट इज जावा रिकर्सन? सो रिकर्सन इज अ केस, रिकर्सन एक ऐसा केस होता है जहाँ पे हमारा जो कोड है, यहाँ पे हमारा फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है। तो कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। जहाँ हमारा प्रोग्राम चाहते हैं कि हमने कोई जैसे हम कंडीशन लगाते हैं, हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई, जैसे कोई फॉर लूप लगाई हमने। तो जब हम लूप लगाते हैं तो लूप की कंडीशन में होता क्या है कि हमारा कोड तब तक रन करता है जब तक हमारा लूप कंप्लीट नहीं हो जाता है, एंड नहीं हो जाता है। तो इसी तरीके से रिकर्सन का यूज करते हैं। इसमें हम विदाउट यूजिंग लूप को हम रिकर्सन के टॉपिक से यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा कोड जो है शॉर्ट हो जाता है और इसी के थ्रू हमारा जो कोड है अपने आप को खुद ब खुद कॉल करता है। इसी को कहते हैं जावा रिकर्सन। रिकर्सन मतलब कॉलिंग इटसेल्फ, अपने आप को कॉल करेगा जब तक उसकी कंडीशन टर्मिनेट नहीं होती। इसमें एक बेस केस होता है। बेस केस वो कंडीशन होती है जहां पे हमारा कोड एंड होता है। हमने कुछ ऐसी कंडीशन दे दी कि यहाँ पे अगर ये कंडीशन मैच करेगी तो हमारा कोड एंड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेस केस। तो ये बेस केस जो है हमारे पार्ट है, किसका? जावा रिकर्सन का पार्ट है। ये बेस केस करता क्या है, ये इसकी हेल्प से हमारा जो प्रोग्राम है इनफाइनाइट लूप तक चलने से रुकता है। हमें एक एंडिंग पॉइंट देनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम को। अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो लूप एक एंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो उसी को हम कहते हैं बेस केस, जहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं, जहाँ से हमारा कोड आगे नहीं चलता। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो सिंटैक्स समझने के लिए मैंने सिंपली यहाँ कोड दे रखा है। इस कोड में सबसे पहली लाइन है, सबसे पहली जो हमने लाइन लिखी है, ये क्या हमारा सबसे पहले हमने दिया है रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन, इस फंक्शन हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन क्या है। फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन दे रखा किसी नाम से। फॉर एग्जांपल हमने एक सम नाम का फंक्शन दिया है जिसके अंदर मैंने जो इंडेक्स करके वैल्यू मांगी है। तो ये फंक्शन को डिफाइन करना गया है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कोड जो है आगे रन करेगा। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग नीचे जो नेक्स्ट है वो हमारा बेस केस। इसके बाद हमने क्या डिफाइन किया? बेस केस। बेस केस के बाद हमने क्या किया? रिकर्सन का जो है हमारा रिकर्सन केस। तो पहले बेस केस क्या होता है? जो बेस केस जो मैंने लिखा है इफ x इज इक्वल टू 1 जो लिखा है हमने बेस केस, ये ऐसी कंडीशन है जहां हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ इज इक्वल टू 1 होती है तो हमारा इसके नीचे हमने रिटर्न लिखा है, क्या रिटर्न करेगा? हमारा प्रोग्राम 1 रिटर्न करेगा और वही हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। पर अगर हमारा x की वैल्यू 1 नहीं होती, 1 से इक्वल नहीं होगी, इस कंडीशन में क्या होगा? ये हमारे रिकर्सन केस की तरफ से बढ़ जाएगा। तो रिकर्सन केस में हमने क्या दिया अपने प्रोग्राम में? तो रिकर्सन केस में हमने लिखा है रिटर्न x इज प्लस सम x माइनस 1। यहाँ हमने रिटर्न 1 किया था। रिटर्न 1 मतलब 1 रिटर्न करेगा प्रोग्राम और प्रोग्राम एंड हो जाएगा अगर ये कंडीशन मैच करेगी इफ वाली। तो अदरवाइज ये रिटर्न में जाएगा। रिटर्न में लिखा है x की जो भी वैल्यू हमने ली है, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हमने 5 ली, 5 प्लस सम x माइनस 1। तो यहाँ x माइनस 1 करने से 5 माइनस 1 यहाँ क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हमने ले ली यहाँ 5, x हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि हमारा x हमारे पास क्या है? 5 है। तो x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर प्लस सम के अंदर x माइनस 1 करने से सम की वैल्यू क्या हो गई? x की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ये 4 वैल्यू हमारी किस में स्टोर हो जाएगी? ये 4 वैल्यू यहाँ पे, यहाँ इंडेक्स सम के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है। तो जो हमारे सम के अंदर जो भी हमारा पैरामीटर वैल्यू होगी वो पैरामीटर कहाँ स्टोर होगा? इसके अंदर, x की वैल्यू के अंदर। अब यहाँ x की वैल्यू फिर से हमारे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ चेक करेगा अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 4 भी इक्वल नहीं है इस कंडीशन में, फिर लूप हमारा यहाँ से इस केस से बाहर आके यहाँ रिटर्न में चला जाएगा। इस तरीके से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? जैसे यहाँ 5 लिखा है, 5 प्लस 4, देन 5 प्लस x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 4 यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 के बाद जो x की वैल्यू फिर से घूम के आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 4 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ इस करने का 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 3 7 जो कि इसमें ऐड होता रहेगी वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा जब तक कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं होती। इक्वल होने पे यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये हमारा केस है रिकर्सन का। अब ये चीज हम लूप से भी करते थे कि हमने कोई लूप दी, उसमें लूप में कंडीशन दी कि वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से 1 से और इसको जो हम मैक्सिमम कहाँ तक हमको रन करना है,
एंडिंग एक पॉइंट दे दिया, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम कर रहे थे। उसी तरीके से हमने इस प्रोग्राम में भी कर रहे हैं। इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने कोड को छोटा कर पा रहे हैं यूजिंग द रिकर्सन केस। इस तरीके से प्रोग्राम को यूज करना कहते हैं रिकर्सन, जहां पे हम लूप की जगह रिटर्न में जाके अपने रिटर्न के अंदर ही अपना कंडीशन को डिफाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारी लूप रन करती है। तो ये हमारा सिंटेक्स है। इससे रिलेटेड जो मेन एग्जांपल जो आती हैं, सबसे पहले जो मेन एग्जांपल है जो हम रिकर्सन केस के लिए कॉमन बनाने के लिए है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका कॉमन केसेस क्या है। तो पहला जो केस है इसका वो है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, फैक्टोरियल कैलकुलेशन करने के लिए हमें लूप को फॉलो करना पड़ता है। तो फैक्टोरियल के लिए भी सिंपल देखिए, प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ मैंने सिंपल देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे इसने फैक्टोरियल इंट n दिया है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रिटर्न 1 करेगा, एल्स n इंटू फैक्टोरियल n-1। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू यहाँ मैंने क्या दिया, देखो फैक्टोरियल नंबर होता क्या है कि नंबर जो है मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने 5 का फैक्टोरियल मांगा तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। इस तरीके से यहाँ पे अगर n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे क्या होगा इंटू हो जाएगा, ये कम होकर 4 हो जाएगी। इसी तरीके से लूप चलने पे अगली बार ये 3 हो जाएगी, 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, और हमारी वैल्यू हमारे को 100 पे हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी जब 0 के इक्वल हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न 1 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 1 रिटर्न कब होगा, जब वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हम ना क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लिए रिकर्सन को। तो ये कॉमन यूज है इसका, हमारा रिकर्सन का यूज इसलिए होता है जहाँ पे भी हमको लूप लगानी है, जहाँ पे उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, रिकर्सन यूज करके हमने कोड को छोटा कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होने से बचा सकते हैं, सिंपल कोड बना सकते हैं। एक तो फैक्टोरियल हो गया, और इसी तरह हमारी कॉमन प्रॉब्लम होती है जो होती है हमारी फैबोनिक सीरीज। फैबोनिक सीरीज में भी देखो सिंपली हमने कोड लिखा है, यहाँ पे फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे लिखा है फैबोनिक n इंट n लिखा है, यहाँ पे लिखा है n लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न 1। तो एल्स के अंदर हमने यहाँ कंडीशन दे दी, जो कि फैबोनिक की कंडीशन होती है कि फैबोनिक सीरीज होती क्या है, ये हमारी फैबोनिक सीरीज होती है कि जो हमारा नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 0 है, नीचे में दिया है 0, 0 प्लस 1 यहाँ 1 आएगा, इन दोनों का प्लस अगले में 2 होगा, इन दोनों का प्लस 3, इन दोनों का प्लस 3 इंटू 5 8, यहाँ 8 आएगा, और इस तरीके से 5 8 इंटू 5 प्लस 8 क्या हो गया हमारा 13 हो गया। इसको हम बोलते हैं फैबोनिक सीरीज। अगर जब कभी आपको फैबोनिक सीरीज का प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, या तो आप लूप से कर सकते हैं, लूप से आपका प्रोग्राम लेंथी बनेगा। पर अगर आपका कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपको प्रोग्राम बनाने को दिया जाता है कि आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए या फैबोनिक का प्रोग्राम बनाए, तो उसको इजीली बनाया जा सकता है यूजिंग रिकर्सन। तो इससे हमारा कोड शॉर्ट होता है और हम अपना आउटपुट जल्दी से जल्दी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसके एग्जाम्पल समझने के लिए कोड लिखा है पूरा। इसमें सबसे पहले हमारी जो है मेन क्लास है, पब्लिक क्लास फैक्टोरियल का एक मेन क्लास है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, इसके अंदर रिकर्सन फंक्शन दिया है। तो यहाँ देखो फैक्टोरियल नाम का एक रिकर्सन फंक्शन दिया है, फैक्टोरियल का हम प्रोग्राम बना के देख रहे कंप्लीट। और इसके बाद सिंपली हमने अपना बेस केस में कंडीशन दिख रही इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 जो भी होगा, इज इक्वल टू 0 है और इज इक्वल टू 1 होगा, दोनों में कोई कंडीशन होगी तो रिटर्न 1 करेगा। एल्स हमारा रिकर्सन केस रन करेगा, जैसे हमने लिखा है रिकर्सन केस में रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, जो कंडीशन हमने पहले लगाई थी वही फैक्टोरियल की कंडीशन लगा दी। और लगाने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अपना यहाँ मेन मेथड दिया। देखो ये हमारी मेन क्लास है, हमें पता है कि मेन क्लास सबसे पहले मेन मेथड में जाएगी। तो मेन मेथड यहाँ पे है, मेन मेथड इंट नंबर की वैल्यू ने 3 दी है, और हमने एक थर्ड नेक्स्ट वेरिएबल दिया इंट रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल या नंबर यहाँ क्या फैक्टोरियल की वैल्यू क्या 3, तो 3 की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी रिकर्सन केस में, और इसके थ्रू हमारा जो है यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कोड रन करेगा। जिस तरीके से हमारा रिकर्सन केस रन करेगा जब तक वैल्यू हमारी इस कंडीशन को मैच नहीं करती, और जो लास्ट आउटपुट आएगा वो यहाँ पे हमारे मिल जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n नंबर जो हमने दिया 3 प्लस जो रिजल्ट है हमारा, जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में यहाँ रिकर्सन को इसको सॉल्व करके पूरा वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में रिकर्सन के केस को। ये है हमारा रिकर्सन। हम इसे इसके अलावा बहुत सारे केस में यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ आपको पता है कि आपको किसी प्रोग्राम को किसी लिमिट तक चलाना है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाना है, तो इस केस में आपने रिकर्सन यूज करना है। सो सिंपल। अब जानते हैं कि कुछ की कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है हमारे रिकर्सन में। सबसे पहले हमने बताया था बेस केस। बेस केस ऐसा केस जहाँ हमारा प्रोग्राम एंड होगा, बेस केस देना नेसेसरी है, इसका की पॉइंट है। बेस केस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारी कंडीशन एंड होने वाली तो हमने वो कंडीशन देनी है ताकि हमारी लूप इन्फिनिट तक मत ना चले। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा क्या है रिकर्सन केस। रिकर्सन केस कि हमारी लूप किस तरीके चलेगी, तो रिकर्सन केस डिफाइन करना जरूरी है, ये इसका की पॉइंट है।
इसके बाद स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम क्या होता है, जहाँ पे हमारा हमने कोई वैल्यू ली है, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू जो मेरा लूप चल रहा है रिकर्सन केस, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करने के अंदर रिजल्ट का वेरिएबल लिया था पिछले अपने एग्जांपल में। तो जो हम नेक्स्ट जो हम वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हमारा रिकर्सन का रिजल्ट, जो हमारा केस का रिजल्ट स्टोर हो रहा है रिकर्सन का, तो उसको हम कहते हैं हम यहाँ पे स्टैक फ्रेम। इसके अंदर हमारे क्या क्या स्टोर करता है, ये हमारे जो भी हमारा रिटर्न करता है रिकर्सन की लोकल वेरिएबल्स या रिटर्न, जो भी हमारा एड्रेस रिटर्न करता है उसको स्टोर करता है। तो ये हमारा क्या है, स्टैक फ्रेम है। अब इसके कुछ एडवांटेज के बारे में जानते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले एडवांटेज जो इसकी है, कंसाइज एंड एलिगेंट कोड। जो हमारा रिकर्सन यूज करने से हमारा जो कोड है मोर रीडेबल हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये कंसाइज हमारा कोड होता है, कंसाइज हो जाता है, रीडेबल, हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंसाइज एंड एलिगेंट केस, ऐसा केस जहाँ पे हमारा कोड डिसेंट लगे, अच्छा लगे। तो इसकी एक एडवांटेज है, रिकर्सन से हमारा कोड जो है सिंपल और कंसाइज और क्या लगता है, एलिगेंट लगता है। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है, नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ऐसी प्रॉब्लम जिसका हमें पता है कि जिसके लिए हमें बार बार लूप देना पड़ रहा है, जिसको हमें कंडीशन डिफाइन है, इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है। तो ऐसी कंडीशन में इसको नेचुरल अप्रोच जो हमारी है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सीक्वेंसली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली, उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिकर्सन केस को। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने एक लूप लगाया, हमने बहुत बड़ा कोड है, अपने कोड को छोटे छोटे रिकर्सन, डिफरेंट रिकर्सन में बांट के अपने कोड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने से हमारा जो कोड है वो हमको समझने में ईजी हो जाएगा। तो अपने लूप को जो है डिफरेंट स्मॉल साइज में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग रिकर्सन। तो रिकर्सन के इसको डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने को भी बोलते हैं हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। इसके बाद हम इसके कुछ डिसएडवांटेज के बताते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, हमें इसका यूज करने के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पोटेंशियल फॉर स्टैक ओवरफ्लो। हमारे रिकर्सन केस में स्टैक ओवरफ्लो होने के चांसेस हो जाते हैं। स्टैक ओवरफ्लो कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई रिकर्सन में कोई लूप चलाई है, कोई लूप चल रही है, तो अगर हम लूप का रिजल्ट हम किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करें, हमने इंट रिजल्ट करके उसमें वैल्यू स्टोर करी थी। इस केस में हमारा इंट रिजल्ट के अंदर हम जो भी मान लो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर हमारी स्टोर हो रही है, ज्यादा बड़े लूप के केस में क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इंट करके कोई वैल्यू वेरिएबल लिया है, तो उसके अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर कर रहा है जो भी रिकर्सन से आ रहा है। और अगर हमारी वैल्यू जो है लूप ज्यादा बड़ी चलेगी तो हमारी डेटा टाइप इंट से अगर बड़ा हो जाएगा तो वो लॉन्ग में चेंज हो जाएगा। इस केस में जो है वो इंट के अंदर, इंट जो हमने वेरिएबल दिया उसके अंदर स्टोर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में स्टैक ओवरफ्लो होने के चांसेस हो जाते हैं कि लूप ज्यादा चलने से हमारा जो होता है स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। जो डेटा टाइप है वो जो डेटा टाइप को हम यूज कर रहे हैं, हमारा जो लूप करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस डेटा टाइप से अलग डेटा टाइप में आ सकता है, बड़ा या छोटा डेटा टाइप हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन इसमें जनरेट हो सकती है, स्टैक ओवरफ्लो होने के चांसेस हमारे होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इनएफिशिएंसी फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स, लाइक जहां हमको पता है कि हमने किसी प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस में सॉल्व करना है, वहां तो हमको यूज करेंगे, पर ये हर जगह हमारे लिए वैलिड नहीं है, हर जगह हम रिकर्सन केस को यूज नहीं कर सकते। ऐसे केसेस जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है यूजर के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, यूजर अपने अकॉर्डिंग जितना आउटपुट लेना चाहता है, ऐसी कंडीशन में कुछ कंडीशन में ही हमारा रिकर्सन काम करता है, कुछ कंडीशन में हमारा रिकर्सन केस काम नहीं करता है। तो ये हमारा हर कंडीशन में हमारा हम यूज नहीं कर सकते हैं रिकर्सन केस को। थर्ड जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोड में रिकर्सन केस कहीं दिया है अपने केस में प्रोग्राम में, तो अगर रिकर्सन केस दिया तो रिकर्सन एक छोटा सा पार्ट है प्रोग्राम का, जिसको हम प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे अपने रिकर्सन केस को ढूंढना और उसे सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये थोड़ी डिफिकल्टी हमें देखनी पड़ती है रिकर्सन के केस में। तो ये हमारी कुछ डिसएडवांटेज हैं कि हम क्या क्या हमें डिसएडवांटेज और क्या एडवांटेज होती है हमें रिकर्सन को यूज करने की। तो आज का जो हमने रिकर्सन पढ़ा, इससे हमारा जो मेन कंक्लूजन क्या निकला कि हमने क्यों यूज करते हैं रिकर्सन को। सो द कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर इज रिकर्सन यूज करने के हमें क्या बेनिफिट है। इससे हमारा कोड जो हम रिकर्सन यूज करते थे, हमने सिंपल कोड को एक बेसिक कोडिंग, एक एडवांस कोडिंग में डिफरेंस देख सकते हैं। बेसिक कोडिंग जो कोड को बहुत बड़ा लिख रहे हैं उसे रिकर्सन से छोटा कर सकते हैं हम, अगर इजीली हम अच्छे से अगर समझते हैं हमारे रिकर्सन के केस को। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं हमारे यहाँ, इसको समझने से हम बेस केस को स्टडी करेंगे और इसके जो हमारा रिकर्सन का केस है और रिकर्सन का मेथड हमें कहाँ पे कैसे देना है, तो हम अपने कोड को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अपने बहुत सारी कोडिंग और अपना टाइम अपना बचा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा रिकर्सन होता है बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कि बहुत सारी मोस्टली प्रॉब्लम हमारी रिकर्सन के केसेस सॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि मोस्टली जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कोडिंग की, वो
किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलती हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन था कि हमने रिकर्सन यूज़ क्यों किया, क्या था रिकर्सन, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आज के टॉपिक पे हमने पढ़ा रिकर्सन क्या होता है, क्यों यूज़ करना है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसा सिंटैक्स होता है, कैसे एग्जांपल्स होती हैं। इसे आप प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ करके देखिए, अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखिए कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका प्रोग्राम का रिजल्ट कैसा आता है। और आपने जो अपने पहले बेसिक कोडिंग की है, जो भी आपने पहले केस स्टडीज़ की हैं, जो उन केस को हम क्या कर सकते हैं, हमने केसेस को क्या कर सकते हैं, रिकर्सन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की को ट्राई करना कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जावा रिकर्सन। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।